हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग सीजीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे। ये सभी सिनोनिम्स समझिए कि ये प्रोमिनेंट सिनोनिम्स है जो कि एक बार नहीं कई बार और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वर्ष होने वाली सीजीएल के लिए ये काफी और काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम जो सिनोनिम्स देने जा रहे हैं, इसमें काम सबसे पहले आपको करना होगा, बनाना स्वयं आपको है। पहले आप वीडियो को पॉज कर ले। आप वीडियो पॉज करके आप सिनोनिम्स खुद पहले हल करने की कोशिश करें। इसके बाद जो वीडियो में जो आंसर बताए गए हैं, आप उस आंसर से आप अपने आंसर को एक बार मिला ले। इससे आप अपनी तैयारी की जांच कर पाइएगा कि आपकी तैयारी का लेवल अभी क्या है। बच्चों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है तो आप काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है डायलेटरी। अब डायलेटरी के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिनोनिम्स के तौर पर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आपको उस सही ऑप्शन का चुनाव करना है। चलिए, डायलेटरी आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, अब इसका सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन एक्सट्रीम, दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तीसरा है इन्फ्लेटेड और चौथा है चार्जिंग विथ क्राइम। इसमें से एक आंसर डायलेटरी का सही सिनोनिम्स है। तो बच्चों, डायलेटरी का पहले मतलब क्या होता है, पहले हम इस मतलब को पहले समझने की कोशिश करें। आप पहले बच्चों आप इस वीडियो को आप पॉज कर लें। पॉज करके आप पहले खुद से बनाएं और इसके बाद आप जो डिटेल जो दिया जा रहा है आप वीडियो में आप उस डिटेल को समझें और आंसर आप मिला लें। चलिए, डायलेटरी का मतलब क्या होता है? जो विलंब करे, जो देर करे, है ना। डायलेटरी का मतलब अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो कॉजिंग डिले। यदि कोई चीज का डायलेटरी है तो वो डिले करेगा। कॉजिंग डिले को हम लोग एक शब्द में डायलेटरी कहेंगे, जो विलंबकारी हो, जो विलंब करवाए। चलिए, अब इसके अगर आप ऑप्शन पर विचार करेंगे तो इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रोक्रेस्टिनेटिंग। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना, किसी चीज को विलंब करना, जल्दी नहीं होने देना। यानी कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट का अगर आप अर्थ अगर जानने की कोशिश करें तो इसका हिंदी होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना मतलब विलंब करना। तो इसका मतलब है कि डायलेटरी का हमारा सही जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो बी होना चाहिए। हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए, हम लोग कुछ और भी ऑप्शन के अर्थ को पहले समझते हैं, वो भी काफी कारगर साबित होंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए, इसमें एक वर्ड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि सबसे जो अंतिम जो पॉइंट होता है, सबसे अंतिम जो छोर होता है वो एक्सट्रीम कहलाता है। तो एक्सट्रीम का मतलब अति। अति के सेंस में हम लोग एक्सट्रीम का प्रयोग करते हैं। कोई चीज अगर अति है तो वो चीज एक्सट्रीम है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए, जर्मन। जर्मन का क्या अर्थ है, जर्मन का क्या सिनोनिम्स है, आपको वो सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। चलिए, आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, फॉरेन गुड्स, ऑफेंस, रिलेटेड और फेवरेबल। इसमें से एक जो सही ऑप्शन इसका सिनोनिम्स बनाता है। चलिए बच्चों, अगर आपने आंसर अगर पा लिया है तो फिर आप अपने आंसर को इस वीडियो में बताए गए आंसर से मिला लीजिए। जर्मन का मतलब क्या होता है? अगर कहें कि अगर कोई बात, कोई रिमार्क, कोई आइडिया यदि जर्मन है यानी कि वो संगत है, ठीक है ना, रेलेवेंट। इसका जो सही सिनोनिम्स होना चाहिए वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब होता है संगत। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जर्मन के साथ प्रीपोजिशन हम टू का यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे प्रीपोजिशन के सेट में आपको जर्मन से रिलेटेड सवाल आपको मिल जाएंगे। तो जर्मन के साथ जो प्रीपोजिशन लगते हैं वो टू लगते हैं। हम लोग हर चीज पर ध्यान हमें देना चाहिए, हर पहलू पर हमें गौर करना होगा। चलिए, अब इसका मतलब है संगत, है ना। इसका राइट अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है संगत। चलिए, अब इसका जो सिनोनिम्स देखते हैं। फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान, ये होने वाला नहीं है, ये इसका तो अर्थ विदेशी सामान हुआ। चलिए, ऑफेंस का मतलब अपराध। चलिए, अर्थ भी हम लोग थोड़ा सा देखते चलते हैं। ऑफेंस का मतलब अपराध। रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित। चलिए, रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित। और फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल। चलिए, तो ये सारे बात में आपको कौन सा सही सिनोनिम्स दिखता है? तो हमारा सही सिनोनिम्स होना चाहिए रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित या संगत। संगत का मतलब होता है
रेलेवेंट कनेक्टेड टू, है ना। इसका अगर और एक छोटा सा सिनोनिम्स लिखे तो इसका हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं कनेक्टेड। चलिए, इसका मतलब है कि रेलेवेंट, कनेक्टेड और एक हमारा और सिनोनिम्स हो गया रिलेटेड। यानी कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए आते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वाफ, क्वाफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका आपको सिनोनिम्स की तलाश करना है, सिनोनिम्स को खोजना है। क्वाफ का एक ऑप्शन दिया गया ड्रिंक, क्वेल, अर्ज और चाइल्ड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है और ये क्वाफ बहुत बार आ चुका है, छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम्स तक। चलिए, क्वाफ का मतलब क्या होता है? पीना होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, खासतौर पर अल्कोहल पीना, वाइन पीना, शराब पीना, ठीक है ना। क्वाफ का मतलब होता है ना बड़ी मात्रा में शराब पीना, बड़ी मात्रा में शराब पीना। चलिए, ये शराब के सेंस में इस्तेमाल होता है, बड़ी मात्रा में शराब पीना। अब आपके सामने इसका आंसर दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर सामने इसका आंसर है ड्रिंक, यानी कि हमारा क्वाफ का राइट आंसर होना चाहिए ड्रिंक होना चाहिए। 3 का राइट आंसर ये होगा। आप अपने आंसर को मैच करते चलिए। चलिए कुछ और ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वेल का मतलब होता है दबाना, अगर आप कोई चीज को क्वेल करते हैं, दबाते हैं। अर्ज का मतलब होता है विनती करना। सारे वर्ड बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं। ये किसी ना किसी रूप में आपको ये दिखाई देंगे, है ना, एग्जामिनेशन में किसी ना किसी रूप में आपको दिखाई देंगे। तो क्वेल का मतलब अर्ज का मतलब होता है विनती करना और चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। इसका अर्थ होता है डांटना, फटकारना। चलिए, अब हमारा 3 का राइट आंसर क्या बना? 3 का राइट आंसर हमारा ए बना। चलिए आते हैं नंबर 4 में। करके रिको से, इसको पढ़ेंगे ना, रिको से, इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे रिको से। चलिए, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका साइनो आपको तलाश करना है। रिको से का आपको साइनो तलाश करना है। टू स्वेप फ्रॉम साइड टू साइड, टू सैटर, टू मिस फायर और टू ग्लांस ऑफ। देखिए बच्चों, आप पहले तो इसका पहले आप खुद से सिनोनिम्स तलाश कीजिए, इसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। देखिए, रिको से का मतलब क्या होता है? किसी चीज से टकरा करके दिशा बदल देना, मतलब कि छिटक जाना, है ना। मतलब सपोज कीजिए कि हम लोग दीवार पर गेंद मारते हैं, फिर दीवार से गेंद वापस आता है, तो इसको कहेंगे ना रिको से, है ना। टकरा करके छिटक जाना, किसी वस्तु का टकरा करके छिटक जाना। चलिए, अगर इसका रिको से का अगर हिंदी लिखा जाए तो किसी वस्तु का टकरा कर छिटक जाना, ये रिको से का मतलब है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम्स बन सकता है। स्वे का मतलब क्या होता है? देखिए इस तरह से, स्वे का मतलब होता है झूलना। अगर कोई चीज अगर साइड टू साइड अगर स्वे करता है तो एक तरह से मूव करता है, ठीक है। तो इसको सरल भाषा में कहें तो झूलना। चलिए, अच्छा, सैटर का मतलब होता है अगर कोई चीज अगर आप सैटर करते हैं, आप खंड खंड कर देते हैं, विखंडित कर देते हैं, तो खंड खंड करना, हमारा होप, हमारा सपना चकनाचूर हो जाता है, सैटर हो जाता है, खंड खंड हो जाता है, खंड खंड करना अथवा चकनाचूर करना। चलिए, मिस फायर का मतलब होता है चुक जाना, कोई चीज का नहीं चल पाना, ठीक है ना, चुक जाना। और ग्लांस ऑफ का मतलब होता है छिटक जाना, टकरा करके छिटक जाना। एक फ्रेज है ग्लांस ऑफ जिसका मतलब होता है टकरा करके छिटक जाना। तो बच्चों अब सिनोनिम्स तो एकदम क्लियर है कि हमारा 4 का सिनोनिम्स होना चाहिए ग्लांस ऑफ। ओके, यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर हमारा बनेगा डी बनेगा। आते हैं नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में ग्राउच। ग्राउच, ग्राउच का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति ग्राउच है, यानी कि वो किसी चीज को लेकर के शिकायत करते रहता है ना, वो कोई चीज को लेकर के शिकायत करते रहता है। अब इसके लिए जो सही सिनोनिम्स आपको तलाश करना है, चलिए आप सारे वर्ड्स को देखिए। सोरहेड, है ना, स्पॉइल स्पॉट, ग्रम्प और क्रैंक, ये सभी के सभी एकदम नए और नए आपके लिए सिनोनिम्स हैं। आप पहले से वर्ड कितना जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरा मानना है कि ज्यादातर वर्ड आपके लिए नया वर्ड होगा। चलिए, तो ग्राउच का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो किसी चीज का शिकायत करे, है ना, शिकायत करने वाला व्यक्ति, किसी चीज का, ठीक है ना, शिकायत करने वाला व्यक्ति को हम ग्राउच कहते हैं। चलिए एक वर्ड पहले लेते हैं। क्रैंक, क्रैंक का मतलब क्या होता है? जो अपने साथ अनयूजुअल विचार रखे। इसको आप सरल भाषा में समझिए सनकी।
साइनो कहेंगे तो इक्सेंट्रिक, साइनो इसका कहेंगे तो इक्सेंट्रिक, सन की। चलिए सरल भाषा में क्रैंक का मतलब होता है सन की। ग्रम्प का मतलब क्या होता है? एक बार मुंह फुला लिया तो बोलेगा नहीं। ग्रम्प का मतलब होता है ना कि आप ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति किसी से रूठ गया है, अब वो मुंह फुला लिया है, तो ग्रम्प का मतलब होता है, सिंपल भाषा में कहें तो मुंह फुलाना, ठीक है ना। चलिए नाराज होना, मुंह फुलाना मतलब नाराज होना। चलिए यानी कि ये तो तय है कि ये हमारा क्रैंक हमारा सिनोनिम्स नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो है किसी चीज की शिकायत करने वाला और इनके अर्थ अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इसके सिनोनिम्स नहीं होने वाले हैं। स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब होता है मजा किरकिरा करने वाला, ठीक है ना। स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब होता है अगर कोई चीज अगर स्पॉइल स्पोर्ट है तो आपका मजा किरकिरा कर रहा है, तो मजा किरकिराने वाला, मजा किरकिरा करने वाला। चलिए ये आपका स्पॉइल स्पॉट हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर बचा सोर हेड। सोर हेड अमेरिकन इंग्लिश है और इसका भी मतलब होता है जो कि इनवाइड हो जाए, शिकायत करे, तो इसका राइट आंसर हमारा सोर हेड होना चाहिए। आप इलिमिनेशन पद्धति लगाइए, यह आवश्यक नहीं है कि आप सभी के सभी वर्ड का अर्थ आप जानते हो, लेकिन आप जितना जानते हो उतना को आप छांट सकते हैं, तो आपका सही आंसर पर पहुंचने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप एलिमिनेशन सिस्टम लगाते हैं, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो आप अर्थ जानते हैं, यदि वो सिनोनिम्स या अथवा एंटोनिम्स नहीं है, आप उसको पहले किनारे कीजिए, फिर बचे हुए ऑप्शन में से चुनाव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों हमारा 5 का राइट आंसर क्या बना? 5 का राइट आंसर हमारा ए बना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति कोलेरिक है तो वो तुनक मिजाज है, तुरंत गुस्सा आ जाता है ना। कोलेरिक का मतलब क्या होता है? तुरंत गुस्सा जाने वाला, तुनक मिजाज, है ना। इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, तुनक मिजाज। बच्चों ये आपको खुद करना चाहिए, वीडियो को आप पॉज करके अपने से सारे के सारे सवाल बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो जो व्यक्ति तुरंत गुस्सा आ जाता है वो होता है कोलेरिक होता है। अब इसके लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शन दिए गए? कंजेनियल। कंजेनियल का अर्थ आप जान लीजिए अनुकूल, यदि कोई चीज अगर कंजेनियल है तो अनुकूल है। चलिए फियरलेस मतलब जिसमें डर नहीं हो, यानी कि वो निडर होगा। कॉशस का मतलब सजग होगा, सावधान होगा। और बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है तुनक मिजाज, जो तुरंत गुस्सा आ जाए, ठीक है ना। तुनक मिजाज जो तुरंत गुस्सा आ जाए। चलिए इसके और भी सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? कोलेरिक और भी सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक तो हम लोग देख रहे हैं बैड टेम्पर्ड, एक देख लेंगे हम लोग बढ़िया बड़े पेटुलांट। यदि कोई व्यक्ति अगर पेटुलांट है यानी कि वो तुरंत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। एक दूसरा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इल टेम्पर्ड, खराब मिजाज का जो व्यक्ति होता है उसको इल टेम्पर्ड भी कहा जाता है। तो ये सभी के सभी पेटुलांट, इल टेम्पर्ड, ये सभी क्या है? ये सभी कोलेरिक के सिनोनिम्स हैं। ओके, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। 6 का राइट आंसर जो बनेगा वो डी होगा। चलिए आते हैं नंबर 7 में। करेक्ट, मिफ्ड, बहुत बढ़िया वर्ड भाना, ये सब स्पोकन में वर्ड है, न्यूज़पेपर में नियमित रूप से आते रहते हैं और क्वेश्चन में भी इनको पाइएगा, ठीक है। चलिए मिफ्ड का मतलब क्या होता है? चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, बैफल्ड, फेलिसिटेड, एडमायर्ड और इनवायर्ड। चलिए बहुत अच्छा वर्ड ये। देखिए बच्चों, अगर कोई व्यक्ति मिफ्ड है तो इसका मतलब है कि वो किसी व्यक्ति से गुस्साया हुआ है, क्रोधित है। मिफ्ड का मतलब होता है क्रोधित, है ना, गुस्साया हुआ, क्रोधित गुस्साया हुआ, बहुत आसान है ना। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, गुस्साया हुआ। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर मिफ्ड है तो गुस्साया है। चलिए अब हम सारे ऑप्शन पर पहले विचार करते हैं। बैफल्ड का मतलब क्या होता है? चकित, भौचक्का, है ना। आप ऐसा समझिए, बैफल्ड का मतलब चकित या भौचक्का। चलिए फेलिसिट का मतलब होता है ना, फेलिसिटेट का मतलब होता है अगर आप किसी को फेलिसिटेट करते हैं, आप उसको पुरस्कृत करते हैं। फेलिसिटेट का मतलब होता है पुरस्कृत करना। चलिए पुरस्कृत करना, ये आपका हो गया फेलिसिटेट का मतलब, ठीक है। चलिए एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना है, अभी हम V1 के रूप में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना और एनवायर्ड का मतलब होता है क्रोधित। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसका डी होना चाहिए। नहीं, 7 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आप जो वर्ड के अर्थ को जानते हैं आप उसको अलग कीजिए और इस प्रकार आपके पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे, वहां से आंसर का चुनाव करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैरी। टैरी का मतलब क्या होता है? चलिए मतलब क्या होता है पहले देखेंगे, इसका ऑप्शन को देखेंगे। वेट, हरी, हेजिटेट और आर्ग्यू। देखिए
अगर आप कहीं पर टैरी करते हैं, यानी कि वहां पर आप पड़े रहते हैं, वहां से जाना नहीं चाहते हैं या कहीं से आना नहीं चाहते हैं। एक तरह से ना, आप अगर कहीं पर टैरी करते हैं तो वहां से आप जाना नहीं चाहते हैं या आप कहीं से आना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे? अनविलिंग, अनिच्छुक होगा। अनविलिंग है ना, टू है ना, गो टू है ना, और कम फ्रॉम, और कम फ्रॉम। इसका एक छोटा सा साइन लिखे तो लिंजर है ना, इसका छोटा सा साइन लिखे तो लिंजर। तो चलिए बच्चों, इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए? आर्ग्यू का मतलब तर्क करना। चलिए, जाहिर सी बात है कि ये इसके करीब में भी नहीं आ रहा है, ये इसके अर्थ के करीब में भी नहीं आ रहा है। हेजिटेट, हिचकिचाना, ऊपर के अर्थ से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे साइनो नहीं हो सकता है। हरी का मतलब जल्दीबाजी करना, ये तो एंटो बन जाएगा, ये तो एंटो बन जाएगा। जल्दीबाजी करना, हरी का मतलब जल्दीबाजी करना, ये तो एंटो बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? वेट है ना, कहीं पर जाके इंतजार करना, लिंजर करना, वहां से हटना नहीं। तो ये आपका टैरी है, यानी कि 8 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 9 में, आउटमोडेड। आउटमोडेड का क्या अर्थ है बच्चों? यदि कोई चीज अगर आउटमोडेड है, यानी कि आज वो प्रचलन में नहीं है ना, आज वो कॉमन यूज में नहीं है, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, इसका क्या सिनोनिम्स हो सकता है? लेटेस्ट, हाल ही का है ना, हाल ही का। लेटेस्ट का मतलब होता है हाल ही का। चलिए, अनफैशनेबल का मतलब होता है जो कि फैशन में नहीं है, अप्रचलित, आप इसको मान सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं अप्रचलित। चलिए, रिकेटी का मतलब होता है बहुत कमजोर, यदि कोई चीज अगर बहुत कमजोर है तो वो रिकेटी है। और क्या कहा जाए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, यदि कोई चीज यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो वो असाधारण है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आउटमोडेड का मतलब होता है जो कि प्रचलन से बाहर है, अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो यूज में नहीं है, तो वो चीज आउटमोडेड है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 9 का राइट आंसर जो बनेगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 10 में करके जेनी। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। आमतौर पर जेनी आपको डिक्शनरी में एडजेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा। जेनी आपको आमतौर पर एडजेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जेनी का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है। ओके, चलिए सिनोनिम्स खोजना है। जेनी का सिनोनिम्स क्या? मैजिशियन होगा, क्या पेट होगा, क्या थीफ होगा, क्या क्लाउन होगा, मतलब क्लाउन मतलब जोकर, ठीक है। तो बच्चों, ये जेनी का राइट आंसर होना चाहिए क्लाउन होना चाहिए, जोकर, जो अम्यूज करे है ना, जो आपका मतलब जो आपको हंसाए, आपको आनंदित करे, वो जेनी होते थे, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग जेनी को हम एडजेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा विचित्र। सरल भाषा में कहें तो जेनी का साइन होगा स्ट्रेंज। आपकी इस क्वेश्चन में जेनी को नाउन के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्लाउन होना चाहिए, लेकिन जेनी का प्रयोग ज्यादातर होता है एडजेक्टिव रूप में, नाउन रूप में कम होता है, एडजेक्टिव रूप में ज्यादा होता है। अतः जेनी का जो राइट साइनो क्या होना चाहिए? स्ट्रेंज, ठीक है ना। आप यहां लिख सकते हैं अनयूजुअल। चलिए, आप इसका हिंदी क्या लिखेंगे? विचित्र, असामान्य, विचित्र, असामान्य। चलिए बच्चों, इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 10 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइएगा नंबर 11 में, कम अपांस। कम अपांस का मतलब क्या होता है? चलिए पहले सारे ऑप्शन को देखते हैं। रिट्रीब्यूशन, लेनिएंट, लीजर और कॉम्पिटिटिव नेचर। देखिए, कम अपांस का मतलब होता है सजा, है ना। कमअपांस का सिनोनिम्स होना चाहिए पनिशमेंट, ठीक है ना। चलिए, अब कॉम्पिटिटिव नेचर, इसका मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धी वाला आपका स्वभाव है ना। प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव को कहेंगे प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव को कहेंगे हम कॉम्पिटिटिव। लीजर का मतलब होता है चैन, फुर्सत, आराम, चैन, राहत, आराम को हम लोग लीजर कहते हैं। चलिए, लेनिएंट का मतलब होता है नरम, है ना, जो सख्त ना हो, है ना, ढीला ढाला, जो नियम कानून में ढीला ढाला है वो लेनिएंट होते हैं। चलिए, रिट्रीब्यूशन का मतलब है सजा, इसका मतलब हम लोग पहुंच गए अपने जगह पर। कमअपांस का मतलब होता है सजा, है ना। इसका जो नॉर्मल जो सिनोनिम्स क्या होगा? पनिशमेंट। नॉर्मल जो इसका सिनोनिम्स होगा पनिशमेंट। चलिए, यानी कि एक पनिशमेंट सिनोनिम्स हुआ और एक रिट्रीब्यूशन सिनोनिम्स हुआ। पनिशमेंट तो ऑप्शन में दिया नहीं है, रिट्रीब्यूशन दिया गया है। अतः हमारा 11 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 11 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मतलब क्या होता है?
चलिए इसका राइट सिनोनिम्स का तलाश किया जाए। रिब्यूक, मेक फन, मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एस्केप। हमको ऑब्फस्केट का अर्थ जानना है। ऑब्फस्केट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को समझना मुश्किल कर देना, है ना, किसी चीज को समझना मुश्किल कर देना। अगर कोई चीज यदि आपको ऑब्फस्केट करता है यानी कि वो चीज आपको समझने में मुश्किलात पैदा करता है, किसी चीज को समझना, है ना, मुश्किल कर देना, समझना मुश्किल कर देना। चलिए इसका मतलब क्या है, चलिए अब सारे ऑप्शंस को एक बार देख लिया जाए। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, अगर आप किसी को रिब्यूक करते हैं आप उसको डांटते हैं। मेक फन का मतलब होता है माना मजाक उड़ाना, मजा लेना, आप मजा लेना भी लिख सकते हैं, मजाक उड़ाना भी कह सकते हैं। और एस्केप का मतलब होता है बचकर निकलना। चलिए तो बच्चों आपको लग रहा है कि ये तीनों ऑप्शन इसका साइन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदी कहीं मैच नहीं खा रहा है। ऑब्फस्केट का मतलब होता है अगर कोई चीज यदि किसी चीज को अगर ऑब्फस्केट करता है तो उसको समझना मुश्किल कर देता है, आप उसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना मुश्किल कर देना, इसी को कहते हैं ऑब्फस्केट। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। रैथ, रैथ का मतलब क्या होता है? चलिए देखा जाए। ऑप्शन जेलसी, हैट्रेड, एंगर और वायलेंस। रैथ का क्या अर्थ होता है? बच्चों रैथ एक बहुत अच्छा वर्ड है और आपको ये रैथ जो है ना ये कई तरह के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट ये सिनोनिम्स के लिए वर्ड है, आप ऐसा समझिए। रैथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा क्रोध, है ना, को हम लोग रैथ कहते हैं। रैथ का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा या क्रोध को हम लोग रैथ कहते हैं। बहुत गुस्सा या क्रोध को रैथ कहा जाता है। चलिए अब ये सारे वर्ड्स को पहले देख लिया जाए, इनके अर्थ को देख लिया जाए। जेलसी मतलब ईर्ष्यालु, यदि कोई व्यक्ति जेलसी है तो ईर्ष्यालु है। हैट्रेड का मतलब होता है नफरत, है ना, हैट्रेड का मतलब होता है नफरत। चलिए वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और क्या कहते हैं एंगर का मतलब होता है क्रोध। चलिए इसका मतलब है कि हमारा 13 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। हमारा जो 13 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। आइएगा नंबर 14 की तरफ। व्हाट है रिप्राइजल? व्हाट है रिप्राइजल? रिप्राइजल का क्या सिनोनिम्स होगा? हमें इसके सिनोनिम्स की तलाश करना है। चलिए रिप्राइजल का आपको दिया गया है, ऑप्शन दिया गया एप्रिसिएशन, रिटेलिएशन, असेसमेंट और कॉम्पेंसेशन। एक इसका जो सिनोनिम्स है वो रिप्राइजल का सिनोनिम्स है, मात्र इसमें एक है। चलिए सारे अर्थ को पहले देख लेते हैं। पहले रिप्राइजल का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध, है ना। चलिए प्रतिशोध को रिप्राइजल कहेंगे, या मतलब एक तरह से बदला लेना, एक तरफ से बदला लेने की जो भावना होती है ना, ये रिप्राइजल होता है। चलिए अब इसका जो सही सिनोनिम्स क्या है थोड़ा देखते हैं। एप्रिसिएशन का मतलब होता है सराहना, चलिए, या प्रशंसा। एप्रिसिएशन का मतलब होता है सराहना या प्रशंसा। असेसमेंट का हिंदी होता है आकलन, एक एक चीज को पहले देख के चला जाए। कंपेंसेशन का अर्थ होता है भरपाई। चलिए तो आपका बचा रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? बदला, जवाबी कार्रवाई, आप ऐसा समझिए। जवाबी कार्रवाई को भी रिटेलिएशन कहते हैं। अभी देखिए अभी क्या हुआ है, अभी ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, ओके, लेकिन इजराइल भी चुप रहने वाला नहीं है, वो कभी ना कभी वो रिटेलिएशन अथवा रिप्राइजल लेके ही रहेगा। इजराइल का मतलब रिटेलिएशन, ओनली एंड ओनली रिटेलिएशन। अगर ईरान ने उस पर अगर 100 अगर मिसाइल मारा है तो जवाबी कार्रवाई आप देखिएगा, संभवतः कि अमेरिका जो इजराइल होगा वो कई गुना ज्यादा वो मिसाइल मारेगा ईरान के ऊपर। इसका मतलब वो क्या लेगा? वो जवाबी कार्रवाई करेगा, एक तरह से बदला लेगा। तो इसके लिए दो वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है, एक रिप्राइजल और एक रिटेलिएशन। ओके, यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 15 की तरफ, करेगा प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का क्या सिनोनिम्स है? इसके सिनोनिम्स को देखा जाए। प्रोक्लेम, इन्फॉर्म, हिंडर और इन्फोर्स। देखिए अगर आप कोई चीज को प्रोमलगेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को लागू करते हैं। जैसे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? प्रोमलगेटेड हुआ था, यानी कि लागू करना। अब लागू करने के लिए क्या वर्ड है? इसको सरल भाषा में, हालांकि इसके कई अर्थ हैं, इसका केवल अर्थ लागू करना ही नहीं होता, इसके कई अर्थ हैं। टू मेक नोन, है ना, टू मेक नोन, किसी चीज का जानकारी देना भी प्रोमलगेट कहलाता है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका मतलब है प्रोमलगेट का मतलब होता है लागू करना। चलिए प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, तो हमको नहीं लगता है कि ये उसका सिनोनिम्स होगा, चूंकि दोनों की हिंदी अलग अलग है। आइए इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। चलिए
तो ये तो साफा नहीं होगा, सूचित करना, ये तो एकदम क्लियर कट नहीं होगा। चलिए, हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, हिंडर का होता है बाधा डालना। और क्या कहते हैं, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। अगर आप कोई चीज को इन्फोर्स करते हैं, आप उसको लागू करते हैं, इसका मतलब डायरेक्ट है कि हमारा परमलगेट का जो सिनोनिम्स होगा वो इन्फोर्स होगा, है ना। 15 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा नंबर 16 में, ग्रबी। देखिए, यदि कोई चीज ग्रबी है तो वो क्या है, चलिए सिनोनिम्स तलाश किया जाए। वेट, अनवाश्ड, क्लीन और ड्राई। ये बहुत ही नया टाइप का ये सारे सिनोनिम्स हैं आपके लिए। आप पहले से कितना वर्ड की जानकारी रखते हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें से अधिकांश वर्ड आपके लिए नया और नया वर्ड होगा। चलिए, ग्रबी का मतलब क्या होता है कि वो गंदगी से ढका हुआ है। ग्रबी को अगर तोड़ के लिखे तो कवर्ड विथ डर्ट या कवर्ड इन डर्ट, जो कि गंदगी में ढका हुआ है, उसको हम कहते हैं ग्रबी। मतलब धोया नहीं गया है ना, धोया उसको नहीं गया और गंदगी उस पर बैठते गया है। जैसे ग्रबी फेस, आप ऐसा समझे, दिन भर काम करने के बाद, है ना, ये जो फेस है ये डस्ट से, गंदगी से ये ढक जाते हैं। चलिए, तो वेट भींगा हुआ, इसका सिनोनिम्स होगा क्या, नहीं होगा। क्लीन साफ होगा क्या, नहीं होगा, तो एंटो हो जाएगा। ड्राई मतलब सूखा, यानी कि इसका सबसे जो नजदीकी जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो होगा अनवाश्ड। अनवाश्ड होने के कारण जो गंदगी है वो परत दर परत बैठते जाती है, यानी कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 70 में, काउंसिल। काउंसिल बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है काउंसिल। ये कई बार पूछा गया है ना, छोटे से बड़े एग्जाम्स तक में कई बार पूछा गया है। काउंसिल का मतलब क्या होता है, पहले ऑप्शन देखते, करेक्ट सुधार करना, पब्लिश प्रकाशित करना, अपोज विरोध करना, और एडवाइस सलाह देना। बच्चों, काउंसिल का अर्थ होता है सलाह देना, परामर्श देना। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो परामर्श देना अथवा सलाह देना, अथवा सलाह देना। चलिए, एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। इसका मतलब है इसका सही जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो एडवाइस होना चाहिए, नहीं, इसका जो सही सिनोनिम्स होना चाहिए वो एडवाइस होना चाहिए। एडवाइस का भी मतलब होता है सलाह देना। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है इंडाइट। इसको पढ़ेंगे इंडाइट। इंडाइट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी के ऊपर अगर आप इंडाइट करते हैं तो आप उसको ना, मतलब ऑफिशियल तौर पर आप उसको आरोपी बनाते हैं, ऑफिशियल तौर पर आप उस पर चार्ज लगाते हैं, है ना। मतलब आप इसको सिंपल भाषा में समझिए कि ऑफिशियल तौर पर, मतलब सार्वजनिक मामलों में, है ना, ऑफिशियल तौर पर आरोप लगाना, ये होता है इंडाइट, ये होता है इंडाइट। चलिए, अब सारे वर्ड्स को देखा जाए। एक्यूज का भी मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है ना, आरोप लगाना। एक्यूज का भी अर्थ होता है आरोप लगाना। कंडेम का अर्थ होता है आलोचना करना। अगर आप किसी की कंडेम करते हैं, आप उसकी आलोचना करते हैं, देखते चलिएगा। अलेज का भी अर्थ होता है आरोप लगाना। चलिए, और क्या कहा जाए, और रिप्रीमांड का अर्थ होता है डांटना फटकारना, डांटना फटकारना। चलिए बच्चों, तो इंडाइट का देखिए, अब आपको यहाँ पर दो आपको ऑप्शन लग रहा होगा कि सर इसमें दो ऑप्शन दिया है, नहीं, इसका जो सबसे नजदीकी ऑप्शन है वो है एक्यूज, है ना। इसका जो सबसे नजदीकी ऑप्शन है वो है एक्यूज, यानी कि हमारा 18 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 19 में, र्यूमिनेट। देखिए, र्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज पर र्यूमिनेट करते हैं, आप उस पर बहुत गहराई से सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं। चलिए, गहराई से सोचना, अगर आप किसी चीज पर र्यूमिनेट करते हैं, आप उस पर गहराई से सोचते हैं। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या है, रन फास्ट तेज से दौड़ना, नहीं। रिप्रीमांड डांटना, नहीं। चलिए, थिंक डीपली गहराई से सोचना, यस, है ना। ये 19 का राइट आंसर हमारा सी होगा। और टू स्पेंड लेविशली काफी खर्च करना, ये इसका सिनोनिम्स नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब है कि रूमिनेट का सही सिनोनिम्स सी होगा। 19 का राइट आंसर सी होगा। आएगा 20 में, रेंट। देखिए, अगर आप किसी चीज के बारे में रेंट करते हैं तो उसके लिए चार ऑप्शन में से एक आपको सही सिनोनिम्स की तलाश करना है। ट्रीट विथ स्कॉर्न, मतलब तिरस्कार पूर्वक व्यवहार करते हैं। एक वो व्यवहार जिसमें तिरस्कार का भाव हो, है ना, तिरस्कार पूर्ण, है ना। सिंपल भाषा में कहें, तिरस्कार पूर्ण, है ना, पेश आना। किसी के साथ अगर तिरस्कार पूर्व पेश आते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है उसका क्या करते हैं, ट्रीट विथ स्कॉर्न करते हैं, पेश आना।
चलिए, प्रीच नॉइजली का मतलब होता है ना, उपदेश देना, नॉइजली पूरा क्रोध में, गुस्से में। चलिए, फॉर्मलाइज का मतलब होता है औपचारिक करना, और प्रेज इनऑर्डिनेटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रशंसा। इनऑर्डिनेटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अनियंत्रित रूप से। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब ट्रेंड का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में कहूं, सेखी बघारना। रैंट का मतलब होता है सेखी बघारना। चलिए, अगर इसका राइट अगर चॉइस पर विचार किया जाए तो इसका सबसे जो नजदीकी जो सीन होगा वो बी होगा। 20 का राइट आंसर बी होगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल लेटेस्ट 20 सिनोनिम्स देखा है। बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करके बनाएं, तभी जाकर के आप अपना सही आकलन कर पाइएगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।